Hello everyone, today we are going to discuss another chapter of class 10 science which is electricity. So आपको पता है electricity क्या होती है? Electricity is essentially the presence and the flow of electric charge. अब चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वाटर फ्लो होता है पाइप से, है ना, तो जब वो फ्लो होता है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है वाटर करंट. सिमिलरली जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. जब ये फ्लो होते हैं एक मेटालिक वायर से, ठीक है, ये क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, राइट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. सो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो. जैसे कि मैंने अभी आपको वाटर का एग्जांपल दिया था कि किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एंड वो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब अगर हमें बोल दिया जाए कि आपको फाइंड आउट करना है चार्ज या फिर करंट या फिर कितने टाइम में आपका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक मेटालिक वायर से या किसी कंडक्टर से, सो आप कैसे निकालोगे. सो उसके लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. अब I क्या है, इधर देखो, I है इलेक्ट्रिक करंट. क्या है, इलेक्ट्रिक करंट. एंड Q क्या है, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसे आप हायर क्लासेस में भी डिटेल में पढ़ोगे. ओके, फिर अगर T क्या होता है, टाइम, ठीक है, एंड N होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज. वही अगर हम बात करें E की, E कहीं पे भी लिखा होगा, मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज. ओके, सो देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको करंट फाइंड आउट करना है, सो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ओके, एंड Q कैसे फाइंड आउट करोगे, Q के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई. अभी बताया मैंने आपको, Q क्या होता है, चार्ज, एंड N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, एंड E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज. कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19. ओके, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज. अब वही अगर हम बात करें एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, सो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम. क्या होती है, कूलम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड देखो, एंड इसका चार्ज मैंने आपको बताया कि ये होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर से. ठीक है, अब एम्पियर क्या होता है, अगर हम बात करें 1 एम्पियर की, so 1 ampere is said to be when 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second. जब 1 coulomb चार्ज, मतलब कि 1 coulomb चार्ज फ्लो हो रहा है किससे, कंडक्टर से, और वो भी 1 सेकेंड में. किसमें, 1 सेकेंड में, उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर. अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला देखा था I इज इक्वल टू क्यू टी. अब I को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से, ठीक है, क्योंकि इसकी ये यूनिट है, राइट, एंड चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, मतलब कूलम से, इसके एसआई यूनिट. टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से. सो इसी से हमारी 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बन जाती है, राइट. ये देखो, 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी व्हाट, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज, क्या, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, किससे, कंडक्टर से, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में. सो उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर. ठीक है, इनकी क्या है ये एसआई यूनिट्स. ओके, नाउ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं. अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. सो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट्स. ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कि सर्किट से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा होगा. चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, राइट. अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी होता है, राइट. सो अब हमें Q निकालना है. क्या निकालना है, Q. सो Q को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को इधर भेजेंगे और इधर Q रह जाएगा. सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा, राइट. सो हमें करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, एंड हमें टाइम दिया हुआ है कितना, 10 मिनट्स दिया हुआ है, राइट. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में.
सो इंटू 60 हो जाएगा। ओके, सो क्या आएगा ये 0.5 इंटू 600 विच इज यू नो दैट 300 के बराबर होता है। सो क्यू हमारा कितना निकल गया 300। सो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है कुलम, सो हम इसे कुलम से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज की गई है कि हमें 0.5 एम्पियर करंट दिया हुआ था, टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ था, इसे हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया एंड देन हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट, एंड देन हमारा आंसर आया 300 कूलम। सो अब हम देखेंगे हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। सो होता क्या है, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमारे कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। ये हमारा जाता है आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट वहीं अगर हम बात करें अपने करंट की, तो वो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये बाय कन्वेंशन है। ओके, सो हमेशा आपको याद रखना है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको किसी भी कंडक्टर से फ्लो कराना है चार्ज, सो उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, राइट। टू मेक चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर, अ पुश और इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज नीडेड। सो हमें इलेक्ट्रिकल प्रेशर की जरूरत होती है, ठीक है। एंड ये प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जैसे कि देखो, अगर आपको चार्ज फ्लो कराना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है कंडक्टर के थ्रू, सो आप कैसे करा सकते हो, जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन इन मूविंग, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक हम उसको ले जा रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। सो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन। ठीक है, सो देखो, और इलेक्ट्रॉन्स कब मूव करते हैं, सिर्फ तभी मूव करते हैं जब इलेक्ट्रिक प्रेशर में वहाँ पे डिफरेंस होता है, तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्ज मूव करते हैं। उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो कैन है, ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, दो कैन है। ओके, एंड मैं इन दोनों के बीच में एक पाइप कनेक्ट कर दूं एंड दोनों में ही इक्वल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो क्या वाटर इधर से उधर फ्लो हो पाएगा, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो इधर से उधर फ्लो हो पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर मैं एक में थोड़ा कम वाटर रख दूं और एक में ज्यादा रख दूं, तो क्या अब वाटर फ्लो होगा, हाँ, तब तक का फ्लो होगा कि जब तक ये इक्वल अमाउंट में ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ओके, इसी तरह से जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी चार्ज फ्लो होता है। ओके, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V क्या होता है, वोल्टेज, क्या होता है, वोल्टेज, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी आप V को बोल सकते हो। एंड W क्या होता है, वर्क डन। Q क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, चार्ज। सो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, अब जैसे हमने 1 एम्पियर देखा था ना, सिमिलरली हम देखेंगे 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to other. So ये क्या कह रहा है कि 1 volt करंट हम कब बोलते हैं, जब 1 जूल वर्क डन हो रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में। कितने कूलम चार्ज को मूव करने में, 1 कूलम।
वो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब हम उसे बोलते हैं 1 वोल्ट। मतलब अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि V इज इक्वल्स टू होता है W/Q, राइट। Q की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है। एंड वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। एंड वोल्ट की क्या होती है आपको पता है? V, ओके। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। सो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप सर्किट देखोगे ना, तो जैसे ये सर्किट है, तो इसमें वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। कैसे होगा? पैरेलल में। वही जो अमीटर होता है जिससे हम करंट मेजर करते हैं, उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे सीरीज में? देखो ये सीधा जा रहा है, राइट, ये सीरीज में है, बट यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है हमारा सर्किट, राइट। करंट को यहाँ पे 2 डायरेक्शन मिल रही है, यहाँ को भी फ्लो हो सकता है, यहाँ को भी फ्लो हो सकता है, तो ये क्या है? पैरेलल है, ठीक है। अमीटर को हम सीरीज में यूज करते हैं, वहीं वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में यूज करते हैं। अमीटर का हम किसके लिए यूज करते हैं? करंट को मेजर करने के लिए। एंड वोल्ट मीटर का हम किस लिए यूज करते हैं? वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सो यहाँ पे हमें चार्ज दिया हुआ है, राइट, Q, जिसे हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 कूलम क्या है? चार्ज, ठीक है। आपको ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। एंड हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कितना? 12 वोल्ट। एंड अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वोल्टेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है W/Q, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। सो क्या करेंगे हम? वर्क डन को इधर लिखेंगे एंड वोल्टेज के साथ Q जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ओके। सो इस फॉर्मूले से अब हम क्या करेंगे? अपना वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। सो देखो हमें वोल्टेज कितनी दी हुई है? 12, एंड चार्ज दिया हुआ है 2, तो 12 2 जो 24, राइट। तो 24 जूल, वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया? 24 जूल, ठीक है। यहाँ भी ऐसे किया गया है, देखो सबसे पहले वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकाला, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज दी उन्हें पुट करा एंड हमारा आंसर आ गया, ओके। अब सर्किट डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे। उससे पहले देखो कुछ कंपोनेंट्स हैं एंड उनके सैम्बल्स हैं, उनको समझ लो क्योंकि आपके काम आएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सेल का सैम्बल है, ठीक है। हमेशा अगर आपको बड़ी लाइन दिखे तो वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, एंड छोटी लाइन दिखे तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है एक लॉन्ग वर्टिकल लाइन जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या होती है? लॉन्ग होती है, एंड शॉर्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। आप सिंबल से भी समझ गए हो। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स लिंक टुगेदर। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ लिंक्ड होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है। अब देखो अगर आपको प्लग ऐसा दिखे, कोई भी बीच में आपको पॉइंट ना दिखे, तो वो क्या है? ओपन है, मतलब कि आपका स्विच ओपन है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर आपको उसके बीच में कोई पॉइंट दिखे, मतलब आपका स्विच क्लोज है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि जब आपकी जो की होती है वो क्लोज होती है ना, तब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है। अब देखो एक चीज याद रखना कि की क्लोज का साइन कैसा है? इस तरह से है, एंड की ओपन का इस तरह से है। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या होता है? आप सोचोगे जब की ओपन होती है तब हमारा करंट फ्लो होता होगा, नहीं। जब की क्लोज होगी ना तब आपका करंट फ्लो होगा। कैसे? मान लो ये आपका सर्किट था, यहाँ पे आपकी की लगी हुई थी, ठीक है। सो होता क्या है? ये की कुछ इस तरह से ओपन होती है। तो देखो ये जो ब्लैक वाला पार्ट मैंने बनाया है, ये इस तरह से आपका, अगर ये क्या है? अभी ओपन है, राइट। ओपन में क्या इलेक्ट्रिक करंट देखो ऐसे फ्लो हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। बट ये जब क्लोज होगी तो ये नीचे आ जाएगा। किस तरह से? देखो इस तरह से। तो क्या होगी? अभी की क्लोज है, इसका मतलब अब करंट हमारा फ्लो होगा सर्किट में, ओके। क्या अब नेक्स्ट देखो, जब वायर ज्वाइंट होगी तो इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा, लेकिन जब वायर क्रॉस कर रही होगी और ज्वाइन नहीं होगी तो तब आपको इस तरह का सिंबल दिख रहा होगा।
एंड इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। अगर वहाँ पे बल्ब बना है तब तो ठीक है, वरना उसको हम इस तरह से ड्रॉ करके शो करते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, अब ये आपको पता ही है, एक लूप ऑफ फिलामेंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। एक फिलामेंट का लूप होता है इनसाइड द सर्कल, मतलब कि बल्ब के इनसाइड जो फिलामेंट है इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब बोलेंगे, ओके। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आपसे बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ होगा, किस तरह से, इस तरह से, ओके। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, मतलब कि वो बदलता रह रहा है, तो वो कैसा होगा, इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड रियोस्टाट भी रेजिस्टेंस की तरह होता है, अगर वो लगा होगा तो इस तरह से आपको सैंबल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड अभी मैंने आपको बताया अमीटर को हम इस तरह से शो करते हैं, एंड ये सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर को हम इस तरह से शो करते हैं, ये पैरेलल में लगता है, ओके। सो सर्किट देख लो एक बार, ये होता है आपका सर्किट। यहाँ पर ये आपका वोल्ट मीटर है, इसका सिंबल, ये आपका अमीटर है, एंड ये आपका रेजिस्टेंस है, ये की है, और ये क्लोज्ड है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे ओम्स लॉ, ओके। तो ओम्स लॉ क्या होता है, देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है ना एक मेटालिक कंडक्टर से, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अक्रॉस इट्स एंड, उसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। देखो जो करंट मेटालिक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज के, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। लेकिन जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे ना तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, फॉर द मेटेलिक वायर, ठीक है। मेटेलिक वायर के लिए क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके इस मेटेलिक वायर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, कुछ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज इन चार्ज को फ्लो होने से रोकेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ओके। उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। होप आपको समझ में आया। एंड रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है ओम, ठीक है। OHM भी लिखते हैं हम, एंड उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं ओम के सिंबल से, ओके। तो देखो हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, राइट। एंड जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आर, तो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओके। एंड अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस मेटालिक वायर में कितना रेजिस्टेंस लग रहा होगा वो बताओ, तो आप क्या करोगे, ऑफकोर्स जैसे हम अभी तक फॉर्मूलेज को बना रहे थे, जैसे हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए, हमने देखा था कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है, राइट। और जब हमें W निकालने को बोला हमने V इंटू Q कर दिया, है ना। सिमिलरली जब हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इधर ले लेंगे, एंड जो आपका करंट होगा वो आपका डिवीजन में चला जाएगा, राइट। एंड आपका फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल्स टू V/I, एंड आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सो अब हम देखेंगे कि 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है एंड 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं 1 ओम। क्या बोलते हैं, 1 ओम, ओके। अब एक बार हम इस ग्राफ से समझते हैं कि एक्चुअली में ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वेरीफाई करने के लिए ओम्स लॉ को, हम एक ग्राफ बनाते हैं। जिस तरह हम एक्स एक्सिस में करंट रखते हैं एंड वाई एक्सिस में हम क्या रखते हैं, वोल्टेज, ओके। एंड हम रियोस्टाट की मदद से अपने रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ओके। सो होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपका करंट मान लो आप 1 एम्पियर था, ये 0.1 है, तो यहाँ पे मान लो कहीं पे 1 होगा, ठीक है। इतना अगर आपका करंट था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इतना, ठीक है। सिमिलरली अगर इतना आपका
करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, एंड फिर इतना, अगर इतना है तो इतना होगा, ठीक है। मतलब कि ये वेरी करते जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। सो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो ये क्यों बन रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, राइट। जिसकी वजह से डबलिंग द वोल्टेज विल एग्जैक्टली डबल द करंट। अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर ट्रिपल करोगे तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगी। और अगर वहाँ पे जीरो वोल्टेज है तो वहाँ पे करंट भी क्या होगी? जीरो होगी, राइट। तो जो हमने ये ग्राफ बनाया है, वीआई ग्राफ, इसमें जो ये स्ट्रेट लाइन है वो हमें क्या दे रही है? रेजिस्टेंस दे रही है। क्या दे रही है? रेजिस्टेंस। और कभी कभी ना इस ग्राफ को वो उल्टा करके भी दे देते हैं, आईवी ग्राफ भी दे देते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप। आपको पता होगा स्लोप हम कैसे निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आई से आप निकाल सकते हो। मतलब इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। रुको, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप इसे बाद में भी रीड कर पाओ, ठीक है। देखो, इसे मैंने अच्छे से लिख दिया है। अब आप देख सकते हो कि जो स्लोप है वो कैसे निकलता है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ओके, मतलब कि डेल्टा वी बाय डेल्टा आई से आपको स्लोप मिल जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रिप्रेजेंट स्लोप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ना वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा था कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V बाय आई, क्योंकि हमें क्या पता था? हमें पता था कि V इज इक्वल टू आर आई होता है, राइट। तो हम अगर हमें ये दोनों चीजें दी हुई हैं तो हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस सीधे से। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं दी हुई हैं तो हम रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। मतलब अल्टीमेटली ये हमें बता रहा है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, एंड हम इससे रेजिस्टेंस निकाल भी सकते हैं। सो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपकी लेंथ पर। किस पर? लेंथ पर। और किसकी लेंथ? कंडक्टर की लेंथ। ओके, एंड ये आपका डिपेंड करता है एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ठीक है। लेकिन देखो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, वहीं अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिविटी पर। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? इसको हम रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट कैसे आया? देखो, हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। एंड जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू L बाई ए। एंड प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने से हमें एक कांस्टेंट मिलता है, जो कि यहाँ पे कौन सा है? रो। क्या है? रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। मतलब कि ये भी एक कांस्टेंट ही है। और ये रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर पे। किसके नेचर पे? मटेरियल के नेचर पे, कि कैसा मटेरियल का नेचर है, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि मेटल्स या फिर अलॉय होते हैं, उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। कितनी होती है? 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 6 तक होती है। वही अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, किनकी? इंसुलेटर्स की। सो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है कम से कम 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17, ठीक है। तो इनकी हाई रेजिस्टिविटी है, ओके। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, राइट। एंड रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी? ओम थी, राइट। वैसे ही रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? ओम्स मीटर। क्या है? ओम्स मीटर, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप ओम्स मीटर। यहाँ पे देख लो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, ओके, if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. How much
current will an electric heater coil draw from the 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. So हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट एंड हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, किसका रेजिस्टेंस, बल्ब फिलामेंट का 1200 ओम. ठीक है, जब हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें वोल्टेज दी हुई है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें ओम्स लॉ लगाना है, राइट. तो फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, राइट. रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, वोल्टेज हमें दी हुई है, हमें निकालना है करंट. तो फॉर्मूला करंट इज इक्वल्स टू V बाय R हो जाएगा, राइट, है ना. तो V कितना दिया है हमें, 220 एंड रेजिस्टेंस कितना दिया है हमें, 1200, है ना. तो जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.18. क्या आएगा, 0.18 एम्पियर. जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड हमें करंट निकालना है, राइट. सो करंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V बाय R. ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. सो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.18 एम्पियर. ठीक है, एम्पियर SI यूनिट है किसकी, करंट की. अब सेकंड केस में हमसे क्या पूछा गया था कि हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट ऑफ सोर्स इफ द रेजिस्टेंस इज 100 ओम. अब देखो रेजिस्टेंस चेंज हो गया लेकिन वोल्टेज सेम है. ठीक है, सो फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 220 अपॉन में 100. इस बार क्या है, 100. सो हमारा कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा एम्पियर करंट. अब कितना यूज हुआ, 2.2. सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट ड्रॉ हुआ था वो कितना आया था, 0.18 एम्पियर. लेकिन वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल की तो उसमें कितना करंट आया था, 2.2 एम्पियर, राइट. सो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ. नोट द डिफरेंस ऑफ द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट. सो यहाँ पे क्या हुआ था, 220 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे क्या थी, सेम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे करंट में हमें डिफरेंस देखने को मिला क्योंकि रेजिस्टेंस में डिफरेंस था. जब देखो रेजिस्टेंस ज्यादा था तो क्या हुआ, करंट हमें कम मिली, राइट. लेकिन जब रेजिस्टेंस कम था तो करंट हमें ज्यादा मिली. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट. तो कितना दिया है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, 60 वोल्ट दिया है. ओके, एंड when it draw a current to 4 ampere from the source and current कितना दिया है हमें, 4 ampere. कितना, 4 ampere. Okay, what current will be the heater draw if the potential difference is increased by 120 volt. अगर potential difference कितना हो जाए, 120 हो जाए, मतलब कि पहले जितनी वोल्टेज थी उससे ज्यादा हो गई है अब हमारी वोल्टेज. तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे. सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, R इज इक्वल टू V बाय I. ठीक है, तो पहले केस में हमें कितना दिया है, V 60 दिया है, I कितना दिया है, 4. तो कितना आ जाएगा ये, 15. अब दूसरे केस के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें वोल्टेज तो पता है 120 है, लेकिन क्या हमें करंट पता है, नहीं. दूसरे के लिए अब हमें करंट पता करनी होगी, तो हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे जो अभी हमारा निकला. फर्स्ट केस में हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस. तो अब हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू R बाय V फॉर्मूला लगा देंगे. कहाँ से आया, I इधर चला गया, R नीचे आ गया. ठीक है, और रेजिस्टेंस हमने कैसे निकाला, फर्स्ट वाले केस से. सो हमें V दिया था 120 एंड R हमने निकाला था 15. सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 8 एम्पियर. करंट कितना आएगा, 8 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस कितना आया था, 15 ओम. सो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं, देखो जब हमें वोल्टेज 60 दी हुई थी और करंट 4 दिया हुआ था तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 15 ओम. एंड जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, रेजिस्टेंस और एंड करंट हमें नहीं दिया हुआ था, तो हमने जो रेजिस्टेंस निकाला वो वाला यूज किया, राइट. तो हमने देखा कि जो हीटर ने करंट निकाला वो 8 एम्पियर निकाला. कितना एम्पियर निकाला, 8 एम्पियर. तो फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू I, राइट. सो हमने देखा जब रेजिस्टेंस, हमने देखा कि वोल्टेज 60 थी तो करंट कितना था, 4. लेकिन जैसे ही हमारा वोल्टेज बढ़ा तो हमारा करंट भी बढ़ गया. तो इससे हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है कि
जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर लेंथ 1। अभी हमें लेंथ दी हुई है 1 मीटर एंड हमें कितना ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 26 ओम एंड टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, और डायमीटर कितना दिया है 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पे क्या होगी इसकी रेजिस्टिविटी, तो हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते थे हम, रो से, राइट। एंड यूजिंग टेबल 11.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। एंड जो आपकी टेबल है ना 11.2, ये वाली टेबल, इसके थ्रू आप बता सकते हो इसका ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है। सो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, राइट। अब हमें निकालना क्या है, रो निकालना है। क्या निकालना है, रो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम रो को इधर ऐसे ही रहने देंगे एंड आर को भी ऐसे रहने देंगे। ए आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड लेंथ आपकी डिवाइड में चली जाएगी। तो एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय आर स्क्वायर, और डी स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा है इसलिए मैं भी डी स्क्वायर ही लिख रही हूँ एंड लेंथ ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें रेजिस्टिविटी दी गई है 26 ओम एंड पाई की वैल्यू हम डालेंगे 3.14, राइट। एंड हमारा वो कितना दिया हुआ था हमें, डायमीटर 0.3 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 0.3 मिलीमीटर। लेकिन इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। लेकिन हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एंड लेंथ कितनी दी हुई है हमें 1। अगर देखो ये डबल हो रही है तो ये 4 हो जाएगा। तो जब हम इसे कट करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6। कितना, -6, ओके। तो भी देख सकते हो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, ठीक है। एंड जब हमने पूरी वैल्यूज डाली, लेंथ हमने 4 डाली, रेडियस की वैल्यू डाली, पाई की वैल्यू डाली, रेजिस्टेंस की वैल्यू डाली, तो हमें आंसर ये मिला, ठीक है। कितना मिला, 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम्स मीटर। ओम्स मीटर रेजिस्टिविटी की क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। एंड हमसे फिर पूछा गया है कि इसका मटेरियल हमने कौन सा यूज करा था, वो भी हमें बताना है। तो आंसर कितना आया हमारा, 1.84 इंटू 10 की पावर -6। तो किसकी रेजिस्टिविटी है ये देखो 1.84 इंटू 10 की पावर -6 मैग्नीशियम की है, जो कि एक कंडक्टर है। तो हमने यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज करा है, मैग्नीशियम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, एक वायर लेनी है जिसकी लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A है एंड इसका रेजिस्टेंस हमें 4 ओम दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर। दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा जब वो सेम मटेरियल से बने हैं बट उसकी लेंथ क्या है, हाफ है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, डबल है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहले वाले केस में देखो क्या हुआ, हमने रेजिस्टेंस लिया, रो लिया, एल लिया, ए लिया, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे ही थे बट हमें रेजिस्टेंस कितना दिया गया था, 4 ओम, है ना, 4 ओम दिया गया है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या करते हैं, इसको 4 ओम ले लेंगे। रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 4 ओम। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में हमें क्या दिया गया है कि रो तो वही है क्योंकि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन लेंथ इसकी हाफ हो गई है। और वहीं जो आपका ये है एरिया है वो डबल हो गया है। तो जब आप इसको करोगे ना सॉल्व तो क्या होगा, ये R इज इक्वल्स टू रो L बाय 4A हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ रखते हैं कि R1 बाय R2 रखते हैं, ठीक है। R1 की वैल्यू रखो रो L बाय A, है ना, और इसकी रखो रो L बाय 4A। तो रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, A बाय 4A, क्या बचेगा, A बाय 4A। A से भी A कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1 बाय 4, है ना, क्या बचेगा, 1 बाय 4।
और ये R1 हम इधर डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 1/4। एंड अब R1 को मैं इधर मल्टीप्लीकेशन भेज दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा ये R2 इज इक्वल टू 1/4 R1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है R1 कितना है, 4 है। सो हम जब यहाँ पर डालेंगे R1 की वैल्यू तो R2 इज इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड कितना आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा, कितना 1 ओम, ठीक है। सो न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम और पुरानी वाली का क्या था 4 ओम, ओके। अब हम सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है सीरीज का सर्किट। किसका सर्किट है, सीरीज का सर्किट, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, आपके जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ओके। एंड सीरीज में आपका जो करंट होता है वो सेम रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो रेजिस्टर्स होते हैं ना वो कनेक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली अक्रॉस द सेम टू कॉमन नोड। सेम टू कॉमन नोड से तो ये कनेक्टेड होंगे, जिसके वजह से मल्टीपल ब्रांच क्या हो रही होंगी, क्रिएट हो रही होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो ना मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट हो रही हैं, ये है ना। तो ये होता है आपका पैरेलल सर्किट, ठीक है। इसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं एंड एक नोड से मल्टीपल सर्किट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड इसमें आप देखोगे कि पैरेलल में करंट सेम नहीं होता बट वोल्टेज सेम होती है। क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है एंड करंट सेम नहीं होता। एंड आपको पता है भले ही आपका सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली लगा हो या फिर सीरीज में लगा हो, अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में, किसमें निकालना है, सीरीज में, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं सीरीज में निकालने के लिए। सिंपली देखो RS, एस मतलब सीरीज, ठीक है। मैं RS से डिनोट कर रही हूँ, मतलब कि सीरीज, ओके। तो सीरीज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि R1 प्लस R2, जितने भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए होंगे, यहाँ पे कितने दिए हैं 3 दिए हैं, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे R3। सो इनसे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा सीरीज में। लेकिन वही अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में आपको 1/R लेना पड़ेगा, P मतलब पैरेलल, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, जो मैंने अभी आपको सीरीज और पैरेलल के लिए फॉर्मूला बताया वो कैसे ड्राइव हुआ, वो इस ओम्स लॉ से ड्राइव हुआ है। अब एक एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है एंड कंडक्टर का कितना है 4 ओम। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ, सो एक बैटरी कनेक्ट हुई है कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, ठीक है। सो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट थ्रू द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है एंड कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, और क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे सीरीज के लिए। कैसे पता चला मुझे सीरीज है, क्योंकि देखो ये एंड टू एंड यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या है, फिट हुआ है, ठीक है। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्यों मैंने 2 लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं 20 ओम एंड 4 ओम का, ठीक है। मैं इन दोनों को क्या करूंगी, सिंपली प्लस करूंगी तो 24 ओम आ जाएगा। तो वोल्टेज हमें दी हुई है, वोल्टेज कितनी दी हुई है 6 वोल्ट। अब जब हमें वोल्टेज पता है कि वो 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमें पता है कि 24 वोल्ट है, तो क्या हम करंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से 6/24, तो हमारा कितना आएगा 0.25 एम्पियर हमारी करंट आ जाएगी। अब हम V1 निकालेंगे। V1 कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अभी हमने करंट निकाला इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो करंट कितने आए 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है RI। सो R कितना दिया है हमें 20 ओम, यहाँ लिखा था ना 20 ओम, देखो क्योंकि हमें हर उसके अक्रॉस निकालना है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं 20 ओम का निकाल रहे हैं, फिर 4 ओम का निकालेंगे, ठीक है। तो 20 ओम एंड हमने करंट निकाले 0.25 ओम, और हमें पता है सीरीज में सेम करंट होता है। तो जब हम सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए
वोल्टेज निकालेंगे तब भी हम क्या करेंगे, सेम ही लेंगे। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ भी हम 0.25 एम्पियर करंट ही लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला कितना आया, V1 5 वोल्ट और V2 कितना आया, 1 वोल्ट। ठीक है, सो अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो R इज इक्वल टू हम V बाय I वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें वोल्टेज कितनी दी गई थी, 6 वोल्ट, राइट। एंड करंट हमने क्या निकाला था, 0.25 एम्पियर। सो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के बाद हमारी जो रेजिस्टेंस आएगी वो 24 ओम आएगी। सो ये हमें क्या बताता है, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो जो हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, सेम है एज द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। लेकिन वही अगर हम बात करें पैरेलल की, एग्जांपल समझेंगे। इन द सर्किट डायग्राम फिगर 11.10, कौन सा फिगर, 11.10, ये फिगर। ठीक है, सपोज द रेजिस्टर R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5, 10 एंड 30 ओम। तो इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 5, 10 एंड 30 ओम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। अब वोल्टेज सब में सेम होगी, पता है ना आपको कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो 12 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या करा है, कनेक्ट करा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि कितना अमाउंट में करंट हर एक रजिस्टर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, एंड टोटल करंट भी हमें बताना है पूरे सर्किट में। ओके, एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है हर एक सर्किट से। तो हम क्या करेंगे, I1, I2, I3 करके ले लेंगे। तो I1 क्या है हमारा, I1 के लिए फॉर्मूला V बाय R होगा। ठीक है, V1 बाय R1। सो V को तो हम 1 लेंगे नहीं क्योंकि V सब में ही सेम रहेगा, तो V बाय R1। ठीक है, तो V कितना है, 12। तो R1 कितना है, 5। तो हमारा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2.4 एम्पियर। तो पहला हमारा निकल गया 2.4 एम्पियर। अब हम दूसरा निकालेंगे सेम फॉर्मूले में रख के, 12 बाय 10 कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब थर्ड हम निकालेंगे 12 बाय 30 कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। थर्ड वाले का हर एक रेजिस्टेंस में हमने करंट निकाल ली, क्योंकि वहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा था, सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा था एंड थर्ड में कितना करंट फ्लो हो रहा था। अब हमसे बोला है टोटल सर्किट का करंट निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, I1 जो हमने निकाला और I2 जो हमने निकाला प्लस I3 जो हमने निकाला, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे और हमारा करंट आ जाएगा। तो कितना आया इन तीनों को प्लस करके, हमारा करंट 4 एम्पियर। कितना, 4 एम्पियर। अब हमसे बोला था कि आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पैरेलल निकालना है या सीरीज। तो हमने देखा कि एक ही नोड से मल्टीपल रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है। मतलब कि हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है। मान लो करंट 1 इधर जा रहा होगा, करंट 2 इधर जा रहा होगा, करंट 3 इधर जा रहा होगा। 3 अलग डायरेक्शन में हमें करंट जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। तो हम पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे से वैल्यू पुट कर देंगे, R1 का ये है, R2 का ये है, R3 का ये है। तो कैसे हम इसको करते हैं, देखो सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तीनों में क्या कॉमन है, एलसीएम 30। क्या कॉमन है, 30। ठीक है, 5 की टेबल में 30 कितने में आता है, 5 6 30। 10 की टेबल में 5 3 30 और 30 की टेबल में 1 जा करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बाय 30। कितना आ जाएगा, 10 बाय 30। अब हम इसे कट कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 1 बाय 3। अब आपने देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 बाय RP है, तो आंसर आया 1 बाय 3। तो इस 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, RP इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कि 1 बाय RP की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हमें 1 बाय RP की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है RP की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 1 को हमें हटाना होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ फिगर 11.12 ये वाला फिगर में रेजिस्टेंस 1 10 है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस 10 है एंड रेजिस्टेंस 2 40 है, रेजिस्टेंस 3 30 है एंड रेजिस्टेंस 4 20 है।
एंड रेजिस्टेंस 5 कितना है, 60 है। तो इसमें जो बैटरी हमने कनेक्ट करी है वो 12 वोल्ट की है, ठीक है। कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड कितना अमाउंट में रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। सो पहले केस में आपको दिख रहा होगा कि करंट हमारा 2 डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलली कनेक्ट है एक दूसरे से, राइट। सो हम पहले का निकालेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। 1/RP इज इक्वल टू 1/10 एंड दूसरी वैल्यू क्या है, 1/40 प्लस 1/हम 40 करेंगे। क्या करेंगे, 1/40 करेंगे, ठीक है। सो जब 1/10 और 1/40 को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 5/40 आता है, ठीक है। तो 5 8 जा 40, तो हमारी कितनी वैल्यू आती है, 8 आती है। कितनी आती है, 8। तो इस वाले सर्किट की जिसमें 1 और 2 है उसकी हमने निकाल लिया कि 8 वैल्यू आ गई, 8 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो अब क्या करो ना, इस सर्किट को मॉडिफाई कर दो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये दोनों हमने सॉल्व कर दिया, मतलब ये एक रेजिस्टेंस बन गया। ये कितने ओम का बना, 8 ओम का। अब हमें नीचे का सॉल्व करना है ये, ठीक है। ये तीनों भी पैरेलल में है, राइट। तो फटाफट से पैरेलल में इनका आंसर निकालते हैं। सो R3 से निकालना है हमें। R3 कितना है, 30 है। R4 कितना है, 20 है। R5 कितना है, 60 है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60, ठीक है। 3 की टेबल में 60, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 में आएगा और इसमें 3 में आएगा, इसमें 1 में आएगा। तो ये कितना आया, 6/60, ठीक है। तो 6 1 6, 6 10 60, तो कितना आया आंसर, 10 आया। कितना आया, 10। इन तीनों को सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आया है, 10 ओम, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करके जैसे 8 ओम आया था, इसको सॉल्व करके 10 ओम आया। अब ये बन गया आपका सीरीज में। कैसे में बन गया, सीरीज में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी 10 ओम आया है और फर्स्ट का 8 ओम आया है, सेकंड का 10 ओम आया है, राइट। अब हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल कैसे निकलेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर दो। क्या कर दो, R1 प्लस R2 कर दो। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 प्लस 10 विच इज 18। सो 18 ओम हमारा टोटल क्या है, रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का। अब हमें क्या निकालना था, करंट निकालना था। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V/R का फॉर्मूला लगाएंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो हमें वोल्टेज कितनी दी है, 12, तो 12 लिख लो। टोटल हमने रेजिस्टेंस कितना निकाला, 18, राइट। एंड हमने अलग अलग कितना निकाला था, 10 एंड 8। तो अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हमने जितना टोटल निकाला है ना उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या करेंगे हम, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो हमारा करंट निकल जाएगा कितना, 0.67 एम्पियर, ओके। होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है ना एक प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर से, ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो एंटायरली डिस्पैच हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। हीट के फॉर्म में वो रिलीज होने लग जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कंडक्टर बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है एंड इसी को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, देखो आप हीट का फॉर्मूला देखो कि H इज इक्वल टू होता है I²R_T। सो इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। H क्या है यहाँ पे, हीट है। I क्या है, करंट है। H क्या है, हीट है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, H हीट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है एंड T क्या है, टाइम। तो ये फॉर्मूला क्या शो करता है, जूल्स लॉ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के फॉर गिवन रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस वहां पे दिया गया होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर द गिवन करंट। गिवन करंट के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो जो करंट दिया गया है उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड स्क्वायर ऑफ द करंट के लिए भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, किसके, रेजिस्टेंस के। ये क्या है, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कैसा, जो करंट के लिए दिया गया है, गिवन फॉर द करंट, ठीक है। प्लस ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके, टाइम के। सो यही आपका लॉ बोल रहा है, जूल्स लॉ, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन देख लो जूल्स लॉ की, कि जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैटल्स होते हैं जो कि हीटिंग एलिमेंट से बने होते हैं, जिसके अलॉय लाइक निक्रोम अलॉय आर चूजन बिकॉज, सो ऐसे अलॉय हम क्यों चूज करते हैं, क्योंकि इनके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, एंड दे डू नॉट मेल्ट और ऑक्सीडाइज एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज या मेल्ट नहीं करते होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन्स में, इलेक्ट्रिक ओवंस में, इलेक्ट्रिक केटल्स में। सो ये डिवाइस किस पर बेस्ड होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड होती है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब्स। आपको पता है कि बल्ब्स के अंदर क्या होता है, टंगस्टन होता है, राइट, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तभी तो जब बल्ब जल भी रहे होते हैं ना, तो वो खराब नहीं होता है, किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। देखो अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। दूसरा कॉमन एग्जांपल है फ्यूज। अब आप सोच रहे होगे कि ये फ्यूज क्या होता है, तो देखो अ क्रूशियल सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज को ना हम सीरीज में लगाते हैं, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है, विद द लाइव वायर ऑफ हाउस होल्ड। अभी आप पढ़ोगे कि बहुत सारी तरीके की वायर्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें से एक लाइव वायर होती है, तो उसके साथ हम इसको लगाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर मेड अप ऑफ अलॉय विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो वायर होती है ना उसमें, वो लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है एंड वो अलॉय से बनी हुई होती है, ठीक है। इफ द करंट इन द सर्किट exceed a safety limit due to the short circuit overloading, the fuse wire heat up, melts, break the circuit and safety protects household appliance for damage। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई बोर्ड यूज करते हो, सर्किट यूज करते हो, कोई स्विच बोर्ड यूज करते हो, तो उसमें आप बहुत सारे चार्जर्स वगैरह लगा देते हो, तो जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन जब हम फ्यूज वहाँ पे तो जब हम फ्यूज यूज करते हैं तो क्या होता है, वो कि ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए वो बचाता है, ठीक है, कि कोई डैमेज ना हो जाए हम लोगों को, ठीक है। तो फ्यूज क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है। जब हम बहुत सारे एप्लीकेंट्स यूज कर देते हैं तो फ्यूज हो जाता है, तो ज्यादा डैमेज ना हो किसी भी चीज को, इसलिए वहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अपने घर में जो हम फ्यूज यूज करते हैं वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 से लेकर 10 एम्पियर तक के हो सकते हैं। एंड आपको पता है कि वोल्टेज कितनी हमारे घर में कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर एक रेट होता है जिस रेट पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट में आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। और इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एंड V स्क्वायर बाय आर, इसका फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है देखा था, उसी तरह हम देखेंगे कि 1 वाट क्या होता है। पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। 1 वाट क्या होता है, 1 watt is the power consumed by the device that carries 1 ampere current when operated at the potential difference of 1 volt। तो जब 1 volt का potential difference होता है and उसमें से 1 ampere current flow हो रहा होता है, तो तब 1 watt पावर क्या होती है, कंज्यूम होती है। इसी को हम बोलते हैं 1 watt पावर, ठीक है। और वॉट बहुत छोटी यूनिट होती है, जिसकी वजह से हम अपना आंसर 1 किलोवाट आवर में भी निकालते हैं, ठीक है। Therefore, the actual practice we use a much larger unit called kilowatt, ठीक है। It's equal to 1000 watt, ठीक है। So 1 watt कितने किलोवाट के इक्वल होगा, 1 by 1000, ओके। एंड आपको किलोवाट से वाट निकालना है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ठीक है। एंड
1 वॉट्स इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एक जनरेटर से 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बल्ब हमने क्या करा है, कनेक्ट करा है। ठीक है, एंड द करंट इज 0.50 एम्पियर, एंड करंट कितना है, 0.50 एम्पियर। तो हमें पावर निकालनी है। तो अभी हमने देखा था पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, और पावर का फॉर्मूला होता है V² बाय आर भी होता है, राइट। एंड एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू I² बाय आर। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नहीं दिया है, इसलिए हम ये दो फॉर्मूले तो यूज नहीं कर सकते, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हम देखते हैं कि हमने वैल्यूज डाली तो कितना पावर आई, 110 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड भी इसकी ऐसा यूनिट है। एंड वॉट में अगर हम बात करें तो कितनी आई, 110 वॉट। तो 110 वॉट है, तो इसको अगर हम किलो वॉट में निकालेंगे तो कितना आएगा, कैसे निकालोगे इसको किलो वॉट में, देखो गिवन वैल्यू बाय 1000 कर दोगे। ठीक है, गिवन वैल्यू बाय क्या करोगे, 1000 कर दोगे, तो कितना आएगा, गिवन मतलब कि जो हमने निकाला है, वॉट निकाला है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.11 किलोवाट। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट 400 वोल्ट ऑपरेट 8 आवर पर डे। What is the cost of the energy to operate it for 30 days at Rs 3.00 per kilowatt hour? इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, तो हमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है किलोवाट आवर में, वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो, द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज। तो 30 डेज में जितनी एनर्जी कंज्यूम करी है वो हमें निकालना है। सो देखो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया गया है, राइट। सो देखो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे P इज इक्वल्स टू V² बाय आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर इंटू टाइम का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। किसका, पावर इंटू टाइम का हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, सो देखो पावर हमें कितनी दी हुई है, 400 वॉट, एंड टाइम हमें दिया गया है 8 आवर। 8 आवर को जब हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8.0 आवर इंटू 30 डेज करेंगे हम। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 96 किलो वॉट पर आवर। अब हमें कॉस्ट भी तो निकालनी है, राइट। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी एनर्जी निकली है, 96 निकली क्योंकि किलो वॉट पर आवर था, एंड रुपीज से हमें इसको, जितने भी रुपीज है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 288.00 हमारा आंसर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनर्जी एंड कॉस्ट का फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपका, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, एंड कॉस्ट का हो गया टोटल एनर्जी इंटू रेट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।